जय हिंद देवियों सज्जनों। आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आपको आज एक नई जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले हम आपको तमाम एपिसोड में ले गए, लेकिन आज से बिल्कुल नया विषय जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और हमारा ये चैनल सिर्फ इसका नाम भी यही देने जा रहा है, जीवन जीने का रहस्य। और ये रहस्य छुपा कहाँ है? आयुर्वेद के ग्रंथों में। और आज आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रमोद कुमार जी उपस्थित हैं और मैं उनसे कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियां चाहूंगा जो आपके जीवनोपयोगी हो और आपके जीवन जीने का रहस्य आपको पता हो। जय हिंद प्रमोद कुमार जी। नमस्कार सर। बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके साथ आपके समाज और सभी लोगों को जो आपने प्रश्न किया जीवन का रहस्य कहाँ छुपा है आयुर्वेद में, तो सबसे पहले हम बताएं कि ये आयुर्वेद है क्या। संस्कृत में एक छोटा सा शब्द है आयुर्वेदन्ति वेद इति आयुर्वेदः, जो आयु के बारे में, सुख आयु के बारे में, दुख आयु के बारे में, हमारी रोज की दिनचर्या के बारे में, रात्रिचर्या के बारे में, सुख और दुख के बारे में बताए, जो साइंस जो विज्ञान बताए, उस विज्ञान को हम आयुर्वेद कहते हैं। यह आयुर्वेद हमारे 4 वेदों के अलावे 5वां वेद है एक आयुर्वेद। इस आयुर्वेद के माध्यम से हमें अपने जीवन को जीने का रहस्य पता चलता है कि हम कैसे जीवन जिएं, क्या आहार लें, क्या विहार करें और किस तरह से अपने जीवन को कर्तव्य पथ पे ले जाएं। आयु का भेद, आयुर्वेद भेद को मीडिया मैप न्यूज ने रहस्य कहा है। मैं पूज्य आचार्य वैद्य जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि ये आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुर्वेद का उद्देश्य है जीवेद शतम जदा जीवेत सुखम जीवेत, जदा जीवेत सुखम जीवेत, जीवेद सततं सरदा शतम। जब आयुर्वेद हम आयु का वेद बताते हैं तो हमारे जीने की कला बताता है कि हमें 100 वर्षों तक जीना है और 100 वर्षों तक किस तरह से जीना है। सुख आयु जिए या दुख आयु जिए, दुख के साथ जीवन को जिए या सुख के साथ जिए। सुख के साथ जीने का मतलब होता है कि हमारी जो दिनचर्या है और रात्रिचर्या है वो हमें आयुर्वेद के हिसाब से पालन करना चाहिए। और अगर नहीं पालन करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं या हम नेचर को, प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो हम दुख आयु को पाते हैं। प्रकृति के साथ चलते हैं, जो प्रकृति का मतलब समझ लीजिए, सूर्योदय जो होता है 6 बजे होता है और शाम को सनसेट 6 बजे होता है। ये एक निर्धारण किया गया है। तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये दिनचर्या कहा गया। इसको हम आयुर्वेद में 3 तरह से देखते हैं। वात, पित्त और कफ। दिन को 3 भागों में बांटा है और रात्रि को भी 3 भागों में बांटा है, पित्त और कफ। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये 4 घंटा कफ का समय होता है और 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का समय होता है और फिर 2 बजे से 6 बजे तक ये वात का समय होता है। पहले हम दिनचर्या की बात करते हैं, फिर रात्रिचर्या के बारे में बात करेंगे। सुबह उठिए, सूर्योदय के साथ कहा है कि ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो उसके उठने के साथ ही हम सूर्य के साथ अपने जीवन को, अपने आंतरिक प्रकृति को बाहरी प्रकृति से जोड़ लेते हैं। फिर उसके साथ हमारी जीवनचर्या चलने लगती है। हम नित्य कर्म करने के पश्चात जो भी है, फिर हम स्वल्पाहार लेते हैं। 10 ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, स्वल्पाहार इसलिए लेते हैं कि हम रात भर सोए रहे, जो भी रात के खाना खाए वो पच गया, टॉयलेट गए और वह हमारा शरीर खाली हो गया। शरीर का स्नान करने के बाद
हमें स्वल्पाहार लेना चाहिए जो कफ प्रतिशोधक, कफ न बनाए, ऐसा नहीं लेना चाहिए। हल्का आहार लेने से कफ नहीं बढ़ेगा। दूसरा, 10 बजे से 2 बजे तक ये अग्नि का काल है। इसमें 12 से 2 के बीच में हमारी सूर्य की प्रकृति बहुत उग्र होती है, तो हम इस समय जो लंच करेंगे, हैवी लंच करेंगे, जितना भी कर सकते हैं करें, जो आसानी से पच जाएगा। तो ये 2 बजे के बाद जो हमारा खाना पाचन हुआ वो हमारे शरीर में वितरण हो जाता है। लेकिन अब हम दुखायु पे आते हैं। अगर ऐसी प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो सुखायु होगी। इसके विपरीत अगर हम करते हैं, 10 बजे तक हम निराहार रहते हैं, उस 12 बजे नाश्ता करते हैं, 4 बजे भोजन करते हैं, तो हम एकदम अपने प्रकृति और वायु प्रकृति दोनों के विपरीत हो जाते हैं। जैसे वात पित्त कफ तीनों ही प्रकोपित हो जाते हैं और दोष प्रकोपित होने के बाद हम रोग को आवाहन करते हैं अपने स्वयं को। ये दुखायु है। मैंने सुना है, अभी आपने कहा भी है कि आयुर्वेद का अर्थ है आयु का भेद। दूसरी तरफ अंग्रेजी एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक का हम हिंदी करते हैं तो एंटी मतलब विरुद्ध, बायो मतलब जीव, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी जीवन के विरुद्ध टेक्नोलॉजी, यानी कि मरे आदमी का इलाज अंग्रेजी कर रहा है। और यहाँ आयु का भेद आप बता रहे हैं, तो किन मूल सिद्धांतों पर आधारित? आयुर्वेद मूलतः प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत संरचना है जो हमारी प्रकृति को व्याख्या करता है, जिसमें हम अगर प्रकृति के सामंजस्य के साथ चलते हैं तो जैसे आयुर्वेद में एक तो त्रिदोष का सिद्धांत, त्रिगुण सिद्धांत, सत रजतम, पंच महाभूत सिद्धांत, पृथ्वी जल वायु तत्व, धातु मल अग्नि सिद्धांत, आहार विहार आचार विचार सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, मैं इसी विशेष सिद्धांत पे आपसे जानना चाहूंगा कि इससे हमारे जीवन का रहस्य कैसे खुलता है। पहले वात पित्त और कफ पे। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। वात पित्त कफ क्या है? वात को वायु कहते हैं, पित्त को अग्नि कहते हैं और कफ को जल कहते हैं। वात पित्त कफ 5 हमारे जो वायु, अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 के आधार पे हमारा वात पित्त कफ बना है। वात क्योंकि आकाश दिखाई नहीं पड़ता है तो वात से संबंधित होता है, इसलिए वात को हम पहले नंबर पे लाते हैं। और पित्त अग्नि है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, सुचारू रूप से वहन करता है। वात जहाँ हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है, स्थिर करता है और सामंजस्य बना के रखता है, हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। कफ जल और पृथ्वी दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। तो वो हमारी ये जो रचना है हमारे शरीर की, इस रचना को दर्शाता है। हमारी बॉडी जो स्थूल शरीर है, इस तरह से वात पित्त कफ को हम साधारण भाषा में ऐसे बोलते हैं। लेकिन वायु क्यों बढ़ती है? जब वात कारक आहार लेंगे, वात कारक कार्य करेंगे तो वायु बढ़ जाएगी। चटक मटक चीजें हैं, तीखी चीजें हैं, अगर हम वो ज्यादा प्रयोग करेंगे, समय से विपरीत खाएंगे तो हमारे अंदर अम्ल की वृद्धि हो जाती है। 2 बजे के बाद खाएंगे तो अम्ल की वृद्धि हो जाएगी, तो वो पित्त प्रकोपित हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि कोई जैसे हमारे आपके जैसे 800 करोड़ आत्माएं इस दुनिया में हैं, तो क्या वात पित्त कफ तीनों में समान रूप से सबके अंदर व्याप्त है? जी। अगला प्रश्न मेरा ये आता है कि आप लोग जो वैद्यक में हमने जाना है, सुना है कि आपका वात बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपका कफ बढ़ा हुआ है, तो ये जो त्रिदोष हैं, इसके क्या प्रभाव है मानव शरीर की रचना में? देखिए, वही चीज हम जो बताए कि जब हम प्रकृति, हम इसको नाड़ी से देखते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। प्रकृति जब हमारी सही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य है, तो हमारी प्रकृति सही होगी। लेकिन आहार विहार अगर प्रकृति के विपरीत गए तो वात बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। तो ये हमारे आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों को ही इफेक्टिव करेगा, विकृत करेगा। इसको विकार कहते हैं। तो इसलिए कहा है कि वात पित्त को जब साम्यावस्था में रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, इसको स्वस्थ आयु कहते हैं। और जब वह विकार अवस्था में हो जाता है, और उसको कैसे पहचानेंगे? पहले ही बताया कि प्रकृति के हिसाब से अगर खाना खाएंगे तो पाचन हो जाए, नहीं खाएंगे तो अनपच हो, जिसको बोलते हैं कि इनडाइजेशन हो गया।
किसी को उसका प्रभाव पड़ेगा, पेट फूल गया, किसी को पड़ेगा उल्टी हो गई, किसी को लूज मोशन हो गया। तो ये दुष्प्रभाव होते हैं उसके। इससे हम विकारिक जो प्रभाव है वो हम वात पित्त कफ से अनुभव करते हैं। आज के समय में हमारे इस प्राचीन वैदिक विद्या पर जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा नौजवान वर्ग है, वो तो इससे बिल्कुल अलग जा रहा है। वो कोक, पिज्जा और बर्गर पे जिंदा है। तो ये क्या आपके वात पित्त कफ के विरुद्ध है या बड़ा फायदा करता है? देखिए, जो उसमें जो एक मुख्य चीज है, जो हार्ड चीज होती है, ये हमारे कफ को भी बढ़ाता है, वात को भी बढ़ाता है और पित्त को भी बढ़ाता है। ये पाचन नहीं होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि जितने मांसाहारी हैं इनका डाइजेशन अलग अलग समय पे होता है। मछली खाएंगे तो 24 घंटे में पचेगा, चिकन खाएंगे तो 48 घंटे में पचेगा, और मीट खाएंगे तो वो 72 घंटा लगेगा। और बीच में कुछ भी खाए, क्या भूख नहीं लगी है, पेट भारी है, अरे ठीक है, उपवास कर लो, लंघन कर लो, गर्म पानी, हॉट वाटर सिपिंग करो, अजवाइन या जीरे का पानी पियो, पाचन हो जाएगा। टहलो, लैट्रिन शुद्ध करो, क्योंकि इसमें कब्ज हो जाती है, वायु बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो हमारा ये दोनों क्रियाएं, पाचन की और एलिमिनेशन की, दोनों यही पैथोलॉजी है। ये विकार जो होता है पैथोलॉजी, और जो हम सामंजस्य प्रकृति के साथ उचित आहार विहार लेकर के समय से खाना खाते हैं, पाचन हो जाता है। ये हमारा जो अभी आपने बताया कि अगर आदमी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसका ये 24, 48 और 72 घंटे का प्रभाव बताया। जी, इसका ज्ञान लोगों को नहीं है। मनुष्य, जो बार बार आप कह रहे हैं, प्रकृति, मनुष्य ऑर्गेनिक है और प्रकृति में जिंदा है और प्रकृति के सहारे है, और प्रकृति ने उसको आपका आयुर्वेद, जड़ी बूटी दिया है और साथ साथ वनस्पतियां दिया है खाने के लिए। और हम बाय नेचर, यानी वही प्रकृति बात है कि हम शाकाहारी हैं। एक प्रश्न कहीं हमने पढ़ा था कि शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर क्या है, तो उसमें आईएएस का प्रश्न था। तो उसमें ये उत्तर भी था कि जो शाकाहारी होते हैं वो सिप करके पानी पीते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वो चाट करके पीते हैं। तो ये आदमी किस श्रेणी में है? आदमी कार्निवोरस है। जो मांसाहारी लेता है वो कार्निवोरस है, क्योंकि शाकाहार भी लेता है और मांसाहार भी लेता है। तो विकार को हम कैसे दूर रखें? सुख आयु के लिए हमको शुद्ध आहार, शाकाहारी आहार ही लेना चाहिए। यही आयुर्वेद का रहस्य है। और जो मांसाहार लेते हैं, कहा है समान वस्तु को अगर हम लेते हैं तो उसकी साम्यता बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि होती है। और विपरीत परिस्थितियों, विपरीत चीजों को लेते हैं तो उसका ह्रास होता है। जैसे अगर हम दूध लेते हैं तो हमारी सात्विक वृद्धि होती है, लेकिन मांस लेते हैं तो हमारी सात्विकता कम होती है। तो आपने एक प्रश्न पहले कहा था, सत्व, रज और तम। तो हम सात्विक आहार लेंगे तो सत्व बढ़ेगा। राजसी भोग लेंगे, ज्यादा चटक मटक चीजें लेंगे, मिठाई ज्यादा लेंगे या और चीजें लेंगे, तो इससे हमारा उधर भरण होगा, लेकिन वो राजस की तरफ जाएगा। और मांसाहार लेंगे तो वो तामस की तरफ जाएगा। इसलिए कहा है कि हमेशा सात्विक आहार लीजिएगा, नेचर के साथ रहिएगा, सुख आयु प्राप्त कीजिएगा और दीर्घ जीवी होइएगा। अच्छा, दूसरा एक सिद्धांत वैद्य जी अभी आप बता रहे थे, पंच महाभूत का सिद्धांत, चित्त जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व रचित शरीर। तो ये पांचों तत्वों में एक तो हवा दिखाई तो पड़ता नहीं। हाँ, हवा दिखाई नहीं पड़ता है, महसूस होता है। और जो क्षिति है पृथ्वी, जल है, पावक है, अग्नि है, गगन, वो तो खैर हम लोग नीला। तो ये जो पांचों तत्व है, इसका क्या हमारे शरीर में कैसे निर्माण है? देखिए, ये फिर हम वहां जाएंगे, पंच तन्मात्राओं के ऊपर जाएंगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द किसका है? वायु का। स्पर्श वायु का। जो हम शब्द और स्पर्श है वो हम आकाश के साथ युग्म है। हम आकाश में बोल रहे हैं तो आकाश में जा रहा है, लेकिन वायु उसको स्पर्श करा रही है। हमारी ये टच जो है, स्पर्श है, इससे वायु का ग्रहण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप अग्नि का तन्मात्रा है, जो हमारी आंख, नेत्र की ज्योति है, या नेत्र से जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अग्नि परिभाषित करता है। जल तत्व हमारे शरीर में जो रक्त का बैलेंस है वो जल तत्व बरकरार रखता है, ताकि हमारा जीवन रस चलता रहे। उससे हमारी
जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनकी बढ़ोतरी होती है, इनका सात्विकता बढ़ता है। तो इस तरह से हम 5 तन्मात्राओं के द्वारा, 5 महाभूतों के द्वारा, वहां से लेकर के आकर के सूक्ष्म रूप में वायु, पित्त, वात, पित्त, कफ के द्वारा पूरे शरीर की आंतरिक और बाह्य दोनों की रचना हम समझते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है जो दर्शकों को समझ में आ जाए कि स्वस्थ व्यक्ति का परिभाषा क्या है? देखिए, अभी मैंने बोला कि समदोष, सम वो है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, चरक संहिता, चरक संहिता में दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि इसमें दोनों बातें आएंगी आपकी। प्रकृति के साथ रहेंगे तो हमारा प्रकृति निर्धारण होगा, और विकृति रहेंगे तो वो हमारा पैथोलॉजिकल पार्ट हो जाता है। समदोष, दोष क्या है? वात, पित्त, कफ। अगर प्राकृतिक रूप से हम निर्वहन कर रहे हैं तो यह दोष हमारी धातु का काम करेगा, धारण करेगा, पुष्टि करेगा। लेकिन विकार के साथ अगर करेंगे तो ये मल के साथ जुड़ेगा, विकृत हो जाएगा, फिर वह अस्वस्थ करेगा। सम दोष समाग्नि, 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं जो हमारे पूरे 5 धातुओं को पंचाग्नि मिलती है, और 7 धातुओं को सप्ताग्नि मिलती है, और एक अलग से होती है पाचक अग्नि जो जठर अग्नि होती है। ये 13 अग्नियां पित्त की होती हैं जो हमको बैलेंस बना करके रखती। अगर ये बैलेंस है, सम है, सभी अपने अपने कार्यों को निर्धारण करती हैं, तो यह समदोष समाग्निश्च। सम धातु जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं साम्य अवस्था में बन रही हैं। हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हम उसका प्रभाव महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ, तो हम स्वस्थ हैं। समाग्नि स्वस्थ जीवन का ये आधार है, वो है आहार और विहार, जो अभी आपने कहा जी, कुल मिलाकर के। हाँ। अब हम एक छोटे से विषय पे आ रहे हैं कि आहार तो अभी आपने बताया, शुद्ध संतुलित भोजन। विहार क्या है? विहार का मतलब हम इस शरीर को रात्रिचर्या और दिनचर्या में बांटे हुए हैं। तो हम कोई भी अगर भारी काम कर रहे हैं, एग्जॉशन हो रहा है, तो हमको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो रात्रिचर्या में जब हम भोजन करके 10 बजे तक सोते हैं, तो 6 से 10 तक अगर खाना खा लिए तो वो उसका पाचन हमको 6 घंटा रात्रि के सोने में अगर बिताते हैं तो हमारा वो विहार जो होता है वह सही होता, पाचन हो जाएगा, सुबह उठेंगे सही तरीके। विहार का मतलब लोग गलत समझते हैं, जो ब्रह्मचर्य को भंग करना समझते हैं वही विहार है। नहीं, जो गृहस्थ जीवन है वो भी ब्रह्मचर्य है, और जो गृहस्थ नहीं है वो भी ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। तो ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म का मतलब क्या है कि सत्व, रज और तम, ये तीनों साम्यावस्था में जब रहेंगे, मन, बुद्धि और अहंकार से परे रहेंगे, तो हम साम्यावस्था में रहेंगे, और उससे हमारा जो आचरण बनेगा वह स्वस्थ आचरण बनेगा, स्वस्थ होगा, और विहार भी स्वस्थ होगा। लेकिन वैद्य जी, आजकल इसके बिल्कुल उलट हो गया है। रात भर बच्चे काम कर रहे हैं, अब कहाँ ब्रह्म मुहूर्त रह गया? हाँ, अब कहाँ जो है दिनचर्या रह गई? अब तो यहाँ पे बीमारी का घर, 35-40 साल का हमारा बच्चा, वो जो है डॉक्टर के लाइन लगा के खड़ा हुआ है। तो कैसे हम ये आपके संदेश को प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचा सकते हैं? ये मैं चाहूंगा कि ये जो तेज रफ्तार की जो जिंदगी है, जो तनाव भरा ये युग है, आयुर्वेद हमें प्रकृति की ओर ले जाता है, प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है, और आज का हमारा नौजवान रात भर काम कर रहा है, दिन भर सो रहा है, सब उल्टा हो गया। इसका कुछ निवारण बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि ये प्रश्न किया। हम उसके ऊपर अभी तो जो बताए हैं वो दिनचर्या, दिन के बारे में बताए हैं आपको जी। अब रात्रिचर्या के बारे में बता रहे हैं कि जब हम 6 से 10 के बीच में भोजन करके बिस्तर पे सो जाएंगे तो हमारी नींद अच्छी आएगी। और 10 बजे अगर सोते हैं तो 6 घंटा जोड़ लीजिए, कितना स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए? 6 घंटा। 4 बजे तक, 4 बजे तक वो पित्त के स्थिति में गहरी निद्रा में सो जाएगा, और 4 बजे सुबह जब होगा वात की स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में वो जग जाएगा। तब वो ब्रह्म आचरण करेगा, उठ करके शौच क्रिया किया, बैठ के आसन प्राणायाम किया, ध्यान किया,
तो यह ब्रह्माचरण। लेकिन अगर वही 10 बजे के पहले खाना न खा करके 12 बजे खाना खाता है, 2 बजे रात 3 बजे रात तक जगा रहता है, कंप्यूटर पे जुटा हुआ है, मोबाइल पे जुटा हुआ है, तो उठेगा कब? 8 बजे सुबह उठेगा, 9 बजे उठेगा। स्कूल जाना है, उठो 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 उठो, उठाओ उसको स्कूल भेजो। तो वो ये कारण क्या है? तब उठेगा तो क्या काम करेगा? उसके दिन भर जो काम करेगा वो काम में मन नहीं लगेगा। तो ये जो तनाव भरा जीवन है, क्या ये हम आयुर्वेद की तरफ लौटने का मार्ग दिखाता है? देखिए यही हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति सुन रहा है वह 10 बजे तक अगर सो जाता है, खाना खा करके 8 से 9 के बीच में खाना खा करके तुरंत सोएगा तो गहरी निद्रा आएगी, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैद्य जी, हमारी नौकरी है ना, रात 9 बजे से हमको जागना है, तब हम कहाँ से रात्रिचर्या पालन करेंगे? नहीं, तो आपको वैसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 10 बजे तक अगर घर पे आ जाते हैं तो 10 बजे तक आकर के हाथ पांव धो करके खाना खाइए और बिस्तर पे चले जाइए, मोबाइल मत देखिए। मतलब कुल मिला के इसी चर्या में आदमी को मनाना है। 10 से आधा घंटा और आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन वो पित्त के समय में आपको 6 घंटा सोना है। नहीं सोएंगे तो विकृति पैदा होगी, वायु बढ़ जाएगी, फिर दूसरे दिन आपका मन काम में नहीं लगेगा। यानी प्रकृति के नियम का पालन नहीं करेंगे तो दंडित होंगे। जैसे ट्रैफिक रूल कि रेड लाइट क्रॉस किए, हाँ, कि चालान कटा। ऐसे यहाँ भी अगर आपने प्रकृति के नियम का पालन नहीं किया तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइए। जय हिंद देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आज बहुत ज्यादा हमारे दर्शकों का आपने जो है ज्ञानवर्धन किया है, और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों तक शेयर करें। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यह सिखाता है कि प्रकृति के अनुरूप चलो, संतुलन में रहो और हर दिन को स्वस्थ, संयम और सद्भाव के साथ जियो। जय हिंद, जय आयुर्वेद।